रामापुर में रहने वाले राजा राम का कपड़ों का व्यापार है। उस व्यापार में उन्होंने अच्छी कमाई की। राजा राम, वह रामापुर के एक बड़े धनी व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हो रहे हैं। राजा राम के बेटे राघव और बेटी शांति हैं। भाई बहन दोनों बहुत ही प्रेम पूर्वक रहते थे। उनके बचपन में ही उनकी माँ का निधन हो गया था। शांति ने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली और बहुत धैर्य के साथ पढ़ाई करते हुए घर के काम भी अच्छे से करती थी। एक दिन रात को आगे के कमरे में पढ़ाई कर रही शांति के पास आकर राजा राम ने कहा, अरे शांति, तुम और कितनी देर पढ़ाई करोगी? खाना भी नहीं खाया, बहुत देर हो गई है। पहले खाना खा लो। रात को मैंने खाना खाकर लगभग 1 घंटा हो गया है, पता है? थोड़ी देर और। भाई पढ़ाई के लिए दोस्त के घर गया है। परीक्षाएं नजदीक आ रही है ना, वह बहुत मेहनत कर रहा है। सब कुछ होने के बाद हम दोनों साथ में खाएंगे। आप सो जाइए पिताजी, हम बड़े हो गए हैं। माँ के जाने के बाद से आप हमें आंखों में बिठाकर देख रहे हैं। अब भी हमें छोटे बच्चों की तरह देख रहे हैं। अब हमारे बारे में चिंता मत कीजिए, पहले अपनी सेहत का ख्याल रखिए। तुम चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, मेरी आंखों में तो हमेशा छोटे बच्चे ही दिखते हो। माँ के सामने तुम खाना खाकर ही सो जाओ बेटा, आराम से। वह आकर थोड़ा खा लेगा। इस तरह देर रात तक खाना बनाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मेरी बात भी सुनो। अगर मैं परोस नहीं दूंगी तो भाई ठीक से खाना नहीं खाएगा। यह तो अब तक आ ही रहा होगा। आते ही हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, लेकिन तुम जाकर सो जाओ। वे ऐसे बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। हाँ, बातों में ही भाई आ गया। अब हम दोनों थोड़ी देर के लिए और मजे से साथ में खाएंगे, ठीक है ना? कहते हुए वह दरवाजा खोलने गई। दरवाजे पर राघव के साथ एक और लड़की खड़ी थी। दोनों के गले में गुलाबी माला थी, जैसे अभी अभी शादी हुई हो। ये लड़की कौन है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अभी तुम्हारी शादी है मित्रा। अभी 1 साल की पढ़ाई भी बाकी है, फिर भी तुमने शादी कर ली। बिना जीवन में स्थिरता पाए शादी का क्या मतलब? बिना किसी को बताए शादी करके आना मूर्खता है। ये काम ठीक नहीं है। कोई चारा नहीं था। पिताजी ने शकुंतला के लिए उनके घर में दूसरा रिश्ता देखा था। 10 दिनों में शादी है और वे हमारे जाति के नहीं हैं, इसलिए वे मुझसे शादी कराने के लिए तैयार नहीं थे। शकुंतला कह रही थी कि अगर मैंने शादी नहीं की तो वह मर जाएगी, इसलिए हमें जल्दी में शादी करनी पड़ी। कृपया हमें माफ करें और आशीर्वाद दें। थोड़ा धीरे से कहते हुए फिर अंदर आने लगा राघव। रुको, वहीं रुको, एक और कदम आगे मत बढ़ाओ। अब घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरी संपत्ति में से तुम्हें 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से जाओ और जैसे चाहो वैसे जियो। मुझ पर इस तरह गुस्सा मत करो। आपने कई बार कहा है कि हमारी खुशी ही आपकी खुशी है। अब जब मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि अंदर मत आओ। क्या ऐसा कहना न्याय संगत है? मैंने कहा था ना, मजबूरी में जल्दी में शादी करनी पड़ी। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, हमें माफ कर दीजिए और अंदर आने दीजिए। मैंने कहा था कि मेरी अनुमति के बिना किसी और लड़की से शादी करोगे तो तुम्हें इस घर में रहने का हक नहीं है। जाओ जाओ, जहाँ रहना है वहीं रहो, लेकिन मेरे घर में मत आना। राघव काफी देर तक अपने पिता से विनती करता रहा और दरवाजे पर ही खड़ा रहा, शांति बनाए रखते हुए। थोड़ा और ध्यान से सोचो, उन्होंने दोनों की पूरी मर्जी से शादी की है। अगर आज नहीं तो 1 साल बाद भाई की शादी करनी ही थी। उन्हें माफ कर दो और अंदर आने दो। तुम चुप रहो और अंदर जाओ। तुम्हें क्या पता, छोटी बच्ची हो। और बड़ी बातें मत करो, सुनने में बुरा लगता है। क्या तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि मुझे सलाह दे सको? जाओ। इस तरह राघव चला गया और फिर कभी उस घर की दहलीज पर कदम नहीं रखा। वह कहाँ है, कैसे जी रहा है, किसी को नहीं पता। 2 महीने से वह गायब है। राजा राम के बाद बेटे के लिए चिंता शुरू हो गई। एक दिन उन्होंने शांति से कहा, देखना तुम्हारा भाई कितना काम कर चुका है। मैंने कहा था गुस्से में घर मत आना। इतनी सी बात के लिए इधर उधर क्यों चला गया? मेरा गुस्सा ठंडा होने के बाद बहू को लेकर घर आ सकता था ना। बीच में पढ़ाई छोड़कर कहाँ चला गया? कैसे जी रहा है पता नहीं। कोई बात नहीं पिताजी, उसने मुझे इतना दुखी करके छोड़ दिया। बाहर जाकर ही पता चलता है कि जीना कितना मुश्किल है। नौकरी भी नहीं है, पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। वह जरूर जल्दी ही वापस आएगा। लेकिन राघव महीनों बीत जाने के बाद भी नहीं आया। उसी चिंता में 1 साल के भीतर ही बिस्तर पकड़ लिया। राजा राम की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। डॉक्टरों ने कितने ही तरह के इलाज किए, लेकिन उनकी सेहत में सुधार नहीं हुआ।
शांति को अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ गया। पिता की इस हालत का कारण भाई है। अब अगर भाई वापस आता है तो पिता माफ कर सकते हैं, लेकिन शांति ने तय कर लिया कि वह माफ नहीं करेगी। शांति ने उस रात शांति से बात की। राजा राम ने ऐसा कहा, माँ शांति, मुझे पता है मैं चैन से नहीं रह सकता जब तक तुम्हें 1000 हाथों में नहीं सौंप देता और आंखें बंद कर लेता। हमारे पास काम करने वाला गिरी बहुत भरोसेमंद है, उसके पास कोई नहीं है। वह इंसान भी अच्छा है, तुमने भी उसे कई बार देखा है। मैं चाहता हूं कि उसे दामाद बना लूं। वह हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगा। उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है, बताओ। पहले आपकी सेहत ठीक हो जाए पिताजी, मेरी शादी की अब जल्दी क्या है। नहीं बेटी, अब समय की बात नहीं है। जब तक मेरे पास थोड़ी ताकत है शादी हो जानी चाहिए। अगर गिरी से शादी करना पसंद नहीं है तो बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है पिताजी, आप जिसे कहेंगे मैं उनसे शादी कर लूंगी। मेरे भले के बारे में मुझसे ज्यादा आपको पता है। गिरी से शादी करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 1 महीने के भीतर ही शांति और गिरी की शादी हो गई। शादी होते ही राजा राम गिरी के साथ। बेटा गिरी, मैंने तुम पर बहुत विश्वास करके अपनी बेटी की शादी तुमसे की है। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास है कि तुम मेरी बेटी को अपनी आंखों की तरह संभालोगे। इसके साथ ही मेरे व्यापार की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अब घर में दामाद हो या बेटा, तुम ही हो बेटा। शांति को मैं अपने दिल में रखकर देखभाल करूंगा। मामा जी, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। शांति की शादी के 2 महीने भी नहीं बीते थे कि राजा राम ने अपने बेटे की चिंता में अपनी जान दे दी। पिता को इतनी तकलीफ देने वाले भाई के प्रति शांति का गुस्सा 2 गुना हो गया। 1 महीने के भीतर ही व्यापार को बढ़ाने के लिए उसने शहर में ठिकाना बदल लिया। गिरी का सारा ध्यान व्यापार पर ही रहता था। 15 सालों से गिरी व्यापार में दिन रात मेहनत करता आ रहा था और मामा को दिए वचन के अनुसार शांति को भी बहुत प्यार से देखभाल करता था। शहर में ही शांति की दूर की रिश्तेदार भाग्य भी रहती थी। एक दिन दोपहर में काम से भाग्य शांति के घर आई। उसके आते ही, पता नहीं शांति कैसी है, कितनी बार बुलाया लेकिन हमारे घर कभी नहीं आई। हमेशा मुझे ही आना पड़ता है, ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन तुम्हें देखने का मन हुआ तो दिल से खींचकर ऐसे ही आ जाती हूँ। पिन्नी कहाँ है? उसे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल रही है। हमें मंदिर गए हुए 1 महीना हो गया है। खैर, तुम्हारी सेहत कैसी है? मेरी सेहत के लिए मैं सच में ठीक हूँ। वैसे पिछले हफ्ते हम माताजी को लेकर अंतर्वेदी गए थे। वहाँ कोई भी नहीं दिखेगा ऐसा सोचा था। थोड़ा तुमने सोचा कि वहाँ कौन थोड़ा ही दिखाई दिया? कौन दिखाई दिया? और कौन? तुम्हारा भाई ही वास्तव में दिखाई दिया। राघव नहीं, उसका नाम। उन शब्दों से वह चौंक गई। शांति को विश्वास नहीं हो रहा था। क्या सच में तुमने वास्तव में अपने भाई को ही देखा, या किसी और को देखकर भाई समझ लिया? मेरी आंखें गवाही दे रही हैं। मैंने तुम्हारे भाई को ही देखा। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह भाग्य पिन्नी चिल्लाते हुए पीछे से आया और मेरे कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारे भाई को मैं पहले पहचान नहीं पाई। वह आदमी कंकाल जैसा दिख रहा था। कितना दुबला हो गया है। सोचा कि 1 साल पहले ही निवेदन चली गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि उसे भी कोई रहस्यमय बीमारी परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि वह 6 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएगा। यह सुनकर मैं लगभग 2 मिनट तक बिना कुछ कहे थोड़ी देर के लिए चुपचाप रह गई। शांति, भाई के लिए चिंता करते हुए पिताजी 60 साल की उम्र से पहले ही चले गए। भाई पिताजी के बारे में जरा भी नहीं सोच रहा था और अपनी स्वार्थी इच्छाओं को देख रहा था। उसने बिना बताए दूसरी जाति की लड़की से शादी कर ली और उसे घर ले आया। पिताजी ने गुस्से में उन्हें घर में आने नहीं दिया, लेकिन बाद में भाई की चिंता में बिस्तर पकड़ लिया। भाई ने एक बार भी आकर नहीं देखा कि हम कैसे हैं। छोड़ो शांति, अब पुरानी बातें खोदने का क्या फायदा। अब वह तांगा चलाकर जीवन यापन कर रहा है और स्वास्थ्य के कारण बहुत परेशान है। उसने कहा कि वह तुमसे मिलना चाहता है और एक कागज पर उनके घर का पता लिखकर मुझे दे दिया। कहते हुए एक कागज लेकर शांति के हाथ में धीरे से रख दिया। थोड़ा और समय बाद, भाग्य के बाद, यह लो बेटी,
उसने दिया हुआ कागज तुम्हें दे दिया, लेकिन ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम अपने भाई से मिलने जाओगी या नहीं। उसने तुम्हारे बारे में कई सवाल पूछे। तुम्हारे पिता के गुजरने की बात उसे कैसे पता चली, यह भी उसने बताया। लेकिन जब वह तुम्हारे घर आया तो किसी ने उसे बताया कि तुम व्यापार छोड़कर शहर चले गए हो। उसे यह नहीं पता कि तुम पटना में कहाँ रहते हो, इसीलिए वह तुमसे मिल नहीं पाया। खैर, मैं जाकर आऊंगी। कहते हुए भाग्यम चली गई। वह काफी देर तक अपने भाई के बारे में ही सोचती रही। जितना शांति सोच रही थी, उतना ही उसे अपने भाई पर गुस्सा आ रहा था। एक स्वार्थी व्यक्ति जो बड़ा बेटा होते हुए भी पिता की परवाह किए बिना घर छोड़कर चला गया। उस रात उसने अपने पति गिरी को भाग्यम द्वारा बताई गई सारी बातें विस्तार से बताईं। सब कुछ सुनने के बाद गिरी ने कहा, क्या सच में? यह बहुत खुशी की बात है कि तुम्हें यह सब पता चल गया। अब तुरंत चलकर उन्हें हमारे घर ले आते हैं। क्या आपको कुछ हो गया है? अभी ले आएंगे तो स्वास्थ्य श्रीवाणी को घर लाएंगे। वह तो ठीक है, लेकिन अगर भाई अब आ गया तो संपत्ति में हिस्सा देना पड़ेगा। क्या आपने इस बारे में सोचा है? यह हमारी शांति है, वह आपका सगा भाई है। इस संपत्ति के वारिस हम हैं, लेकिन हम अन्याय से आपके पिता की संपत्ति का आनंद ले रहे हैं जो उसे मिलनी चाहिए थी। अब बस उस व्यक्ति को जो मेरे पिता की मौत का कारण था, मेरे पिता की संपत्ति में हिस्सा देने की बात बंद करें। मेरे पिता ने पहले ही स्पष्ट रूप से कहा था कि वह उसे संपत्ति में एक पैसा भी नहीं देंगे, इसलिए आप भाई को कहीं भी लाने की सोच न करें। गिरी एक दिन शांति के साथ जागते हुए, रात में मुझे सपने में नरसिंह स्वामी दिखाई दिए। चलो एक बार अंतर्वेदी जाकर स्वामी के दर्शन कराते हैं। कल सुबह होते ही निकल पड़ते हैं। ठीक है? ठीक है, चलो चलते हैं। अगले दिन जब वे अंतर्वेदी के लिए निकल रहे थे तो शांति ने सोचा कि पिन्नी द्वारा दिया गया भाई के घर का पता वाला कागज भी अपने साथ ले चलें। अंतर्वेदी में किसी भी तरह एक बार भाई को देखना चाहिए। सुना है कि वह बीमार है और उसने पिन्नी से कहकर मुझे देखने की इच्छा जताई है। वे नरसिंह स्वामी के दर्शन करके मंदिर के बाहर आए। थोड़ी देर के लिए रुके और फिर कुछ सोचने लगे। तब शांति ने अपने पति से कहा, वैसे भी हम इतनी दूर आ गए हैं, एक बार सब कुछ देख लें, फिर आप हमारे बारे में, हमारे व्यापार के बारे में कुछ न कहें और घर आने के लिए भी न बुलाएं। अगर वह विशेष रूप से पूछे तो कहें कि मेरा व्यापार ठीक ठाक ही है। समझ में आया? अनावश्यक बातें न करें। वैसे ही सिर हिलाते हुए दोनों ने कई मोड़ पार किए और राघव के घर का पता लेकर एक मंदिर के पास पहुंचे। पहले से ही मंदिर के बाहर कई लोग इकट्ठा थे। कुछ के हाथों में फूलों की माला थी। वह दृश्य देखते ही शांति का दिल बैठ गया। उसने मन में ऐसा सोचा, जो सोचा था वही हुआ। अब इस जन्म में मैं उसे नहीं देख पाऊंगी। अगर 10 दिन पहले आ जाती तो अच्छा होता। मेरे भाई के लिए नहीं रहा, अब उसे जीवित देखकर मुझे थोड़ी राहत मिल जाती। गिरी ने उसे सांत्वना देते हुए भीड़ को पार कर झोपड़ी के अंदर ले गया। अंदर का दृश्य देखकर शांति अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। उनकी बातों से शांति को समझ में आया कि उसका भांजा इंटर की परीक्षा में जिले में प्रथम आया है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राघव को देखकर वह विश्वास नहीं कर पा रही थी। माँ, शांति, तुम ही हो ना? कितने समय हो गया? माँ, तुम्हें देखकर मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। अब मैं मन की शांति से जा सकता हूँ, नहीं तो तुम्हें न देख पाने का दुख मुझे परलोक में भी शांति नहीं देता। ऐसी अपशकुन वाली बातें मत करो भैया। अब तुम्हें क्या हुआ है? ये तो बस एक छोटी सी बीमारी है ना? नहीं अम्मा, मुझे पता है मैं ज्यादा से ज्यादा 4-5 महीने ही जीवित रहूंगा। भाग्य पिन्नी ने मेरे बारे में बताया तो तुम जरूर आओगी, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारे लिए धैर्य नहीं था। फिर भी 1 हफ्ते पहले झटका गाड़ी लेकर तुम्हारी पसंदीदा कनकांबरम साड़ी खरीद कर लाया। मुझे चिंता थी कि मैं इसे तुम्हें जीवित रहते हुए दे पाऊंगा या नहीं। यह फूल तुम्हारे घर आने पर मैंने अपने हाथों से तुम्हें दिया, इससे मुझे बहुत खुशी हुई, पता है? कहते हुए राघव ने नए साड़ी को पेटी से निकालकर शांति के हाथ में रख दिया। भाई का प्यार देखकर शांति फूट फूट कर रो पड़ी। यहाँ आने से पहले भी वह भाई पर गुस्से में ही आई थी। अब भाई का उसके प्रति प्यार देखकर भाई के प्रति अपनी सोच पर उसे खुद से ही घृणा हो रही है। भाई, तुम लाखों की संपत्ति के वारिस हो। अब इस झोपड़ी में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा शहर में अच्छा इलाज करवाऊंगा। मैं भांजे को जितनी पढ़ाई करवाई है
उतनी ही तुम्हें भी करवाऊंगा। तुम सब कुछ भूलकर हमारे घर चलो। ऐसा करने से पिताजी की आत्मा को भी शांति मिलेगी। पत्नी में आए बदलाव से वह बहुत खुश हुआ। थोड़ा गिरी तुरंत ही वह। एक अनाथ के रूप में मुझे पता है, रक्त संबंध का मूल्य जब तक तुमने और मैंने नहीं देखा तब तक तुम उसके प्रति उदासीन ही रहे। इसलिए मैंने अंतर्वेदी यात्रा की व्यवस्था की। एक बार जब रक्त संबंधी मिलकर बात करते हैं तो उनके मन में जो भी गलतफहमियां और गुस्सा होता है वह सब दूर हो जाता है। यही है रक्त संबंध की महानता। अब चलें। जैसा कहा गया था, शांति अपने भाई और भांजे को लेकर अपने घर आ गई। खुशी आधी ताकत होती है, इसी तरह राघव की सेहत भी जल्दी ही ठीक हो गई और दोनों भाई बहनों ही मिलकर व्यापार देख रहे हैं। बच्चों के बिना शांति अपने भांजे को अपने बेटे की तरह मानकर बहुत संतुष्ट और खुश है। पहले कभी न देखी गई सुख शांति के साथ वह घर अब खुशियों से भर गया है।